जैसा कि पिछली क्लास में हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में केपलर के सिद्धांत तक पढ़ा था। अब आज की क्लास में हम उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले दो लाइन कुछ हो जाएगी कि झुमका नथिया हार 1.25 लाख के रहा, झुमका नथिया हार 1.25 लाख के रहा, जवन दिहे रहे पायल तोहरा नाप के रहा। झुमका नथिया हार 1.25 लाख के रहा, जवन दिहे रहे पायल तोहरा नाप के रहा। तू तो हमार दिल ऐसे तोड़ के चल गेलू ये करेजा, जैसे ही हमार दिलवा तोहरा बाप के रहा। तो इसी के आगे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं जी। तो आज की क्लास में हम फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं द्रव्यमान के बारे में। क्या बोला हमने जी? द्रव्यमान के बारे में कि जो मास होता है वह क्या होता है। ठीक, मास क्या है, द्रव्यमान क्या है? तो अगर हम सरल भाषा में इसी को कहें तो अमाउंट ऑफ मैटर, क्या हमने बोला जी कि अमाउंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास। ठीक, कि पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। क्या बोला हमने जी कि पदार्थ की मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं। कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ में जितना उसकी क्वांटिटीज होगी, जितनी उसकी मात्रा होगी, उसी को ही हम क्या कहते हैं जी? द्रव्यमान कहते हैं। जैसे कि कोई अगर पदार्थ है तो वह इसमें उसका कितना मात्रा है, अमाउंट है, तो वही उसका क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। जैसे चीनी की बात कीजिए, तो जो 1 kg चीनी है, क्या 1 kg उसका अमाउंट कितना है? 1 kg, तो वही क्या उसका द्रव्यमान कहलाता है। ठीक, तो वही बोला गया जी कि पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। ठीक, उसके बाद जी द्रव्यमान को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। क्या हमने बोला कि जो द्रव्यमान होता है उसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही द्रव्यमान एक प्रकार की भौतिक राशि होती है। क्लियर? द्रव्यमान एक प्रकार की भौतिक राशि होती है। जैसा कि हमने आपको गति वाले क्लास में बताया था कि भौतिक राशियां 7 होती हैं। जो भौतिक राशियां होती है वह 7 होती हैं, जिसमें कि यह एक प्रकार का जो द्रव्यमान है भौतिक राशि होता है। ठीक, द्रव्यमान भी एक प्रकार की भौतिक राशि होती है। 2 पॉइंट समझा जी कि द्रव्यमान एक प्रकार की भौतिक राशि है और द्रव्यमान को यम से प्रदर्शित करते हैं। किस यम से जी? छोटका यम से। ठीक, अब आगे बात करते हैं। द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान का मात्रक, ठीक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, जिसे 60 में केजी से दर्शाते हैं। ठीक, तो द्रव्यमान का जो मात्रक है वह किलोग्राम होता है। यूनिट ऑफ मास इज कॉल्ड किलोग्राम। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं जी कि जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान इसका मान सदैव क्या होता है जी? नियत रहता है।
क्या बोला हमने कि द्रव्यमान का जो मान है वह सदैव नियत रहता है। द्रव्यमान की जो वैल्यू होती है वह कभी भी बदलती नहीं है। आप कहीं पर भी चले जाएं, जो अर्थ है इस पर कहीं भी आप चले जाएं, परंतु जो द्रव्यमान है उसका मान सदैव नियत रहेगा। अगर उसका जो द्रव्यमान है 4 kg है पृथ्वी पर, चंद्रमा पर भी जाओगे 4 kg ही रहेगा, कहीं पर भी चल जाओ ब्रह्मांड में वह 4 kg ही रहेगा। तो इसका जो मान है वह नियत रहता है। ठीक, तो हमने समझा जी कुछ बातें द्रव्यमान के बारे में कि द्रव्यमान क्या होती है। अब हम आगे बात करते हैं जी भार के बारे में। भार क्या होती है जी, इसकी बात करते हैं। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं जो भार है, क्या जी, जो भार है यह एक प्रकार का बल होता है। यह एक प्रकार का बल होता है। ठीक, भार एक प्रकार का बल होता है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक, हमने क्या बोला कि जो भार है, वेट, वह क्या है, एक प्रकार का बल है। वेट इट इज ए टाइप ऑफ फोर्स। भार क्या है जी, एक प्रकार का बल है जिसके द्वारा जो धरती माई हमारी है वह किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। सबको जानला धरती माई है ना, तो ओन हमने के खींचले हैं तब हमने धरती पर स्थिर है। अगर बतावा न खींचिया तो हमने हवा में उड़ा न लगा। तो खींचा का कारण कहा, यह भार है। अगर भार न रही तो हमने क्या करा, हवा में उड़ा लगब। ठीक, और समझागे कि जौन भार होता है जी, भार, ठीक, तो भार को बड़का डब्लू से दर्शाते हैं जी, दर्शाते हैं। ठीक, भार को बड़का डब्लू से दर्शाते हैं। अब हम जानते हैं भार बराबर मतलब डब्लू बराबर m इंटू जी। हम क्या जानते हैं जी कि W बराबर m इंटू जी, जहां W मतलब भार, m मतलब द्रव्यमान, g मतलब क्या जी, तो गुरुत्वीय त्वरण। g मतलब क्या जी, गुरुत्वीय त्वरण। और जो g है इसका मान क्या है, फिक्स है। g का मान फिक्स होता है जी, वह 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जी गुरुत्वीय त्वरण है और इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कहीं कहीं हम इसका मान 10 भी यूज करते हैं। ठीक, क्लियर जी। तो यहाँ से हम यह बात भी कह सकते हैं कि द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को भार कहते हैं। द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को भार कहते हैं। क्लियर यहाँ से जी। भार क्या है जी, तो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को ही भार कहते हैं। जो भार है इसका मात्रक, ठीक, तो इसका अगर हम मात्रक की बात करते हैं जी, मात्रक, तो W का मात्रक बराबर m का मात्रक, यह मतलब द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक हम लोग जानते हैं kg होता है, इंटू त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हमें मिला क्या जी कि जो W का मात्रक होता है वह किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। भार का जो मात्रक है वह किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसे हम डायरेक्टली न्यूटन भी कहते हैं।
क्या कहते हैं जी, न्यूटन भी कहते हैं। तो जो भार का मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। भार का मात्रक न्यूटन होता है। अब आगे बात करते हैं जी। यह तो हमने मात्रक के बारे में बात कर ली। अब एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो भार है इसका मान वेरिएबल होता है। ठीक, भार का जो मान है वह क्या होता है जी, वेरिएबल होता है। मतलब जो भार है इसका मान परिवर्तित होता रहता है। द्रव्यमान फिक्स था, लेकिन जो भार होता है इसका मान क्या है, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक, तो यह थी हमारी भार। इसके पहले में द्रव्यमान बात कर लिए और भार भी हमने बात कर लिया। अब आगे हम बात करते हैं जी प्रणोद तथा दाब। प्रणोद तथा दाब, इसे थ्रस्ट थ्रस्ट एंड प्रेशर भी कहते हैं। थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो बात करते हैं हम थ्रस्ट एंड प्रेशर की जी। तो पहले बात करते हैं जी प्रणोद की। क्या बात करते हैं, प्रणोद क्या है जी। तो बस एक पॉइंट याद रखिएगा, प्रणोद जो होता है वह एक प्रकार का बल है। प्रणोद एक प्रकार का बल होता है, परंतु कब, इसके लिए एक कंडीशन फॉलो करता है जी। प्रणोद बल को हम प्रणोद तभी कहेंगे जब वहां पर कंडीशन लागू करेगा। तो इसके लिए कंडीशन है कि जब बल किसी वस्तु के लंबवत लगे, जब बल किसी वस्तु के लंबवत लगे उसी को हम कहते हैं प्रणोद। जैसे यह कोई सरफेस है और इस पर एक पिंड लाकर रख दिया गया और इस पिंड के लंबवत जब हम बल लगाते हैं जी, इस पिंड के लंबवत जब हम बल लगाते हैं तो इसी बल को ही नाम देते हैं हम प्रणोद। क्या नाम देते हैं जी, प्रणोद। ठीक, तो अतः हम कह सकते हैं जी कि किसी वस्तु पर लगने वाले लंबवत बल को प्रणोद कहते हैं। क्या हमने बोला, किसी वस्तु पर लगने वाले लंबवत बल को प्रणोद कहते हैं। तंत्र जी यह क्या है, बल है, एक प्रकार का क्या है, बल है। इसलिए इसका जो मात्रक होगा वह भी क्या होगा जी, न्यूटन होता है। इसका भी जो मात्रक होगा वह न्यूटन होता है। ठीक, तो यह हमने समझ लिया जी प्रणोद के बारे में। अब हम बात करते हैं भार के बारे में, सॉरी दाब के बारे में। दाब, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट जी। इसका आपके दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। जो दाब है इसका आपके दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है जी। तो हम समझते हैं पहले दाब क्या है, उसके बाद आपको बताते हैं। तो दाब क्या है जी, तो दाब जो है इसे हम पहले तो बड़का पी से प्रदर्शित करते हैं। दाब को बड़का पी से दर्शाते हैं, तो हम कह सकते हैं P बराबर एफ बाई ए। P बराबर एफ बाई ए। मतलब क्या जी, कि जो दाब होता है वह बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। दाब क्या है जी, तब बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को ही दाब कहते हैं। बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को ही दाब कहते हैं। या फिर इसको चेंज अगर कर दिया जाए तो अगर हम कह दें कि यदि ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, ठीक, यदि ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो जाए तो जो पी है वह एफ के बराबर हो जाएगी। पी है एफ के बराबर हो जाएगी। यहाँ से हम कह सकते हैं जी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को,
एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। हमने बोला जी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्लियर? क्या बोला हमने कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा यह जो बल लगता है, यह जो बल लगता है यह बल सदैव क्षेत्र के लंबवत लगता है। यह बल सदैव क्षेत्र के लंबवत लगता है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। ठीक, तो यहां से हमने समझा जी कि दाब क्या है जी। अब बात करें अगर इसके मात्रक की, ठीक, इसके मात्रक की, तो दाब का जो मात्रक होता है, ठीक, दाब का जो मात्रक होता है वह हम निकालते हैं जी। तो हमको पता है कि P बराबर F/A, मतलब P का मात्रक बराबर बल का मात्रक बटे क्षेत्रफल का मात्रक। तो बल का मात्रक हम जानते हैं क्या जी, न्यूटन प्रति, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो जो दाब का मात्रक निकल कर आया वह क्या जी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसी को कहते हैं पास्कल। क्या नाम देते हैं जी, इसे पास्कल भी कहते हैं। तो दाब का जो मात्रक होता है वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहिए या तो पास्कल कहिए, दोनों ही होता है। साथ ही दाब एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है, ठीक। दाब कैसी राशि होती है जी, अदिश राशि होती है। हम जानते हैं ऐसी राशि जिसमें दिशा न हो परंतु परिमाण हो उसे अदिश राशि कहते हैं। तो यह जो दाब है यह क्या है जी, यह एक प्रकार की अदिश राशि होती है क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है। अच्छा बताइए, अगर हम आपको कहें एक बॉल अगर दे दिया जाए, आपको मान लीजिए गुब्बारा दे दिए हम, अब गुब्बारा को आप फुला लिए, अब इस पर क्या करें, प्रेशर लगा रहे हैं। जब आप यहाँ से प्रेशर लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ से लगा रहे हैं तो यहीं से लगेगी, लेकिन इसका जो प्रभाव है बगल पर भी पड़ेगा, बगल में भी पड़ेगा। तो दिशा निश्चित है नहीं है, तो दिशा निश्चित नहीं है। यही कारण है कि जो दाब होता है यह एक अदिश राशि होती है। क्लियर जी? दाब का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। रेलगाड़ी का जो पटरी होता है आपने उसे देखा होगा, रेलगाड़ी की जो पटरी होती है वो चौड़ी बनाई जाती है। क्यों जी? क्योंकि जब क्षेत्रफल अधिक है तो दाब क्या होता है, कम लगता है। ठीक, यहां से ध्यान दीजिएगा, यही बात यहां पर कहा गया है कि जो दाब है वह बल के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर दाब बढ़ेगा बल भी बढ़ेगा, या बल बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा। ठीक, बल घटेगा तो दाब घटेगा। परंतु अगर एरिया क्या होगी, बढ़ेगी तो दाब कम होगा, परंतु अगर एरिया कम होने लगी दाब बढ़ने लगता है। एरिया कम हुई तो दाब बढ़ने लगता है। इसीलिए ट्रेन की जो पटरी है उसे चौड़ा किया जाता है, मतलब एरिया उसका बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि उस पर लगने वाला जो दाब है उसका मान कम हो जाए। सबसे बेस्ट एग्जांपल जी, लड़कियों का जो सैंडल होता है, ठीक, सैंडल आप लोग ने देखा होगा जी, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, ये क्या लड़कियों का सैंडल है, इसी प्रकार से देखोगे चोक चोक। सावधानी बरतिएगा इससे, शादी ब्याहों में अगर ऐसा सैंडल है तो उसे दूर बनाइएगा, नहीं तो जहां रखी ना अगर घोपी ना तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, तो यहाँ क्षेत्रफल कम
क्षेत्रफल कम दाब अधिक, क्षेत्रफल कम दाब अधिक। और जैसे ही यह क्षेत्रफल क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो दाब भी क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। ठीक, क्षेत्रफल कम दाब, क्षेत्रफल अधिक हो गया, अब दाब कम हो जाएगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल अधिक है तो दाब भी, क्षेत्रफल अगर कम है तो दाब अधिक लगेगा, परंतु अगर क्षेत्रफल बढ़ जाए तो दाब कम हो जाता है। ठीक, ऐसे ही अनेकों एग्जाम्पल है हमारे वातावरण में जो कि ताप में हमें दिखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक हम समझ लिए जी। अब एक पॉइंट हम बात करते हैं यहीं पर, यह जो दाब है, यह जो दाब है, अगर यह दाब किसी सरफेस पर लगे जी, किसी द्रव पर लगे, यह दाब किसी द्रव के सरफेस पर लगे तब क्या हो। ठीक, तो मानिए कि यह हमारा क्या है जी, एक हमने यह बीकर ले लिया और इसमें यहां तक जल भर दिया जी। यह एक बीकर लेकर उसमें जल भर दिया और यहाँ पर एक छोटा सा गुटका लाकर डाल दिया जी। ठीक, और जब हम इस पर लाते हैं तो और इस पर क्या करें, अब बल लगाएं। इस पर डालने के बाद इसे डुबाने के लिए क्या करें, इस पर बल लगाएं। जब हम इस पर बल लगाते हैं तो यह जो जल है यह भी इसके विपरीत दिशा में एक बल लगाती है। क्या करेगी, इसे बाउंस करेगी, उछालती है। जब उछालती है उसी को हम कहते हैं उत्प्लवन। ठीक, यह जब उछालती है उसी को क्या कहते हैं, वो उत्प्लवन कहते हैं। और जिस बल द्वारा उछालती है उसे उत्प्लवन बल कहते हैं, उत्प्लवन बल कहते हैं। ठीक, तो वह बल जिसके द्वारा द्रव किसी वस्तु को ऊपर उछालती है उसे उत्प्लवन बल कहते हैं। और उस घटना को ही हम क्या कहते हैं, उत्प्लवन कहते हैं। वह बल जिसके द्वारा द्रव, ध्यान दीजिएगा, जब भी उत्प्लवन बल लगेगा सदैव द्रव में लगेगा। ठीक, तो द्रव जिस बल द्वारा किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछालता है उसी को कहते हैं उत्प्लवन बल, और वह जो घटना है उछालने की उसी को कहते हैं उत्प्लवन। ठीक, तो यह हमने समझा जी उत्प्लवन के बारे में। अब इसी उत्प्लवन के आधार पर एक हमारे वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज। ठीक, उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। आर्किमिडीज ने इसी उत्प्लवन के आधार पर अपना नियम दिया, जिसे कि अब हम अगले की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है जी, धन्यवाद।